नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बीएड वर्सेस बीटीसी डायरी नंबर 38315/2024। ये केस आप सभी लोगों को वर्तमान में मालूम होगा और ये केस किस चीज़ के रिगार्डिंग है और इस केस को लेकर के आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं या किन संभावनाओं को देखते हुए ये केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बंद कमरे में गया हुआ है, यानी कि कोर्ट रूम के एक बंद जगह पर इस केस को देखा जाना है, सुना जाना है। सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि आखिर अगर इसमें कुछ संभावनाएं दिखती हैं तो आपको नया डेट मिलेगा, और अगर ये संभावनाएं यहाँ पर ख़त्म होती हैं और केस को डिस्पोज किया जाता है, क्यूरेटिव पिटीशन का एक नया केस आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात हम यहाँ पर कर रहे हैं किस केस की, ये आप सभी लोग जानते हैं। भारत के किसी भी राज्य से अगर आप हैं तो बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस से आप नॉन हैं, कोई भी व्यक्ति उससे अननोन नहीं है। और उस केस में 11 अगस्त 2023 को क्या फैसला आया ये भी आप सभी लोगों को मालूम है, चाहे आप डीएड वाले हैं, बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों या अन्य किसी भी प्रकार के प्रशिक्षित हों। तो 8 अप्रैल को एमपी के एसएलपी पर, एमपी के रिव्यू क्लेरिफिकेशन पर, रिव्यू पिटीशन पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो उसमें जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनको लेकर के दो आपने महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझा और सुना। उसके बाद आपके लिए फिर क्या संभावनाएं बाकी हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए, रोजगार और वोकेशनल एजुकेशन या जो है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक पाठ्यक्रम, और क्यों आज जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। क्लास 3 से कोडिंग, आईटीसी यानी कि कोडिंग सिखाया जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान में क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए भी आज भी बीएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को 1 to 5 के लिए अयोग्य घोषित किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर मैं ये यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, कि आज की तारीख में 1 to 5 के लिए बीएड अयोग्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर बीएड को अयोग्य करार दे रहे हैं तो क्या बीएड 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकेगा, ये कहीं संभावनाएं दिखती हैं। जब एक अनट्रेंड व्यक्ति जो है कि 1 से 5 तक पढ़ा सकता है तो एक ट्रेंड शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी एक दुर्भाग्य देखे और जो रूलों की विडंबना देखे, जो एनसीटी ने रूल बनाए हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर के, उसकी विडंबना देखे। एक हाईली क्वालिफाइड जो टीचर है उसको कहते हैं कि आप पढ़ाने के लिए अयोग्य हैं 1 से 5 तक, जबकि अमेरिका में आपने देखा होगा जो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति होता है वही टीचर बनता है, वही बच्चों को एजुकेट करेगा। तो कुल मिलाकर के हमने ये तो बातें समझ ली, देख लिए, लेकिन किसी भी खेल के बीच में आपने रूल बदलते या नियम बदलते हुए देखें? कभी नहीं देखें। जब खेल शुरू हो जाता है, जब खेल के नियम बन जाते हैं, तो खेल शुरू होने के बाद बीच में खेल रोक करके नियम नहीं बदले जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर कोर्ट के आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी रूल बदले जा रहे हैं, संभावनाएं हैं, जो कि पहले से विज्ञापन आ चुका है और बीएड एक वैलिड क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी आधे में खेल को रोककर रूल बदले जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो भी बातें मैंने आपको बताया है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद बीएड ऑल इंडिया बीएड यूनियन बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पर सुनवाई को लेकर आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कल जो है कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो रिव्यू पिटीशन थी उस केस का क्या हुआ, क्या वो केस सुना गया या नहीं सुना गया, क्या वो केस एक्सेप्ट हुआ या नहीं एक्सेप्ट हुआ। आपने बहुत सारे चैनलों के माध्यम से इसकी जानकारी देख ली होगी। स्वयं देवेश शर्मा जी ने भी इस केस के बारे में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अवगत करा दिया है। लेकिन फिर भी इस केस को आपको समझने की ज़रूरत तो ज़रूर है ना, कि जब विज्ञापन आया तो उस समय बीएड फुली वैलिड क्वालिफिकेशन थी, डीएलएड के समान, बीटीसी के समान। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 10 मई को, कल जो बीत गया, सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा केस में रिव्यू के रिगार्डिंग डेट लगी हुई थी, लेकिन बंद चैम्बर में इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के जस्टिस सुधांशु धूलिया के बंद चैम्बर में ये जो रिव्यू पिटीशन सुना जाना था तो वो नहीं सुना गया। तो इसकी क्योंकि टेंटेटिव डेट लगी हुई थी 10 तारीख की, लेकिन फाइनल डेट तो नहीं आए थे। टेंटेटिव डेट लगे होने, क्योंकि ये जब तक फाइनल डेट नहीं आ जाती, टेंटेटिव डेट थी। तो अब इस केस में सुनवाई मेरे ख्याल से सोमवार को होने जा रही है। जहां पर मैं आपको बात बता देता हूं, देवेश शर्मा रिव्यू केस की जो फाइल है वो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के चैम्बर में पहुंच चुकी है। अन्य जो बीएड के अन्य वकीलों के माध्यम से इस बात का पता चला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का भी अंदेशा लोगों ने लगाया है कि माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की तरफ से ये जो फाइल है वो मोटा मोटी ऑब्जर्व किया है और इसको मतलब पढ़ा है। ये यहाँ पर संभावना दिख रही है, सुधांशु धूलिया जी ने इस फाइल को समझा है कि ये वही केस है। तो अब देखिए यहाँ पर कल क्यों नहीं सुना गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती, जैसे जैसे पेंडिंग केसों को सुनना भी जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति ने ये चीज़ कहा गया कि जो बहुत सारे पेंडिंग केस हैं, बहुत पुराने केस हैं, उनको पहले सुना जाए। ये बहुत सारे देखें, आपने कैदियों के मामले में भी देखा होगा कि जो बहुत लंबे समय से सजायाफ्ता कैदी हैं, जिन्हें आजीवन कारावास हो, तो उनकी कारावास को भी कम करने और उन्हें रिहा करने की बात कही थी। तो उसको लेकर के भी उन्होंने कोर्ट के एडवोकेट और जजों के साथ कई तरीके की मीटिंगें की थी। तो यहाँ पर भी जो पेंडिंग केसेज हैं, उन पेंडिंग केसों को भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि इसका मैटर का कोई ऐसा यहाँ पर लेना देना नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहता हूँ कि कल देवेश शर्मा वर्सेज जो यूनियन ऑफ इंडिया का रिव्यू पिटीशन था वो नहीं सुना गया था, वो केस नहीं लगा गया। लेकिन जो रिव्यू पिटीशन की फाइल थी वो जस्टिस अनुरुद्ध बोस जी की चैम्बर में चली गई है और मोटा मोटी उन्होंने देखा भी होगा, इसको मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि छत्तीसगढ़ केस के भी अब जो सोमवार को ये सुनवाई होगी, छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइनिंग बीएड वाले हैं हरिशंकर और नवीन कुमार वाला जो केस है वो भी सोमवार को लगा हुआ है और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट में ही लगा, कोर्ट नंबर 8 पर लगा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी भी मेरी एक बात पर ज़रूर ध्यान दें कि जितने भी ब्रिज कोर्स से रिगार्डिंग और जितने भी पूर्व में जो भी संशोधन हुए हैं और जो भी रूल रहे हुए हैं, उन सारे रूलों की कॉपी अपने फाइल पर ज़रूर लगनी चाहिए। फाइल को लेकर के स्पष्ट होना चाहिए कि कहीं पर भी कोई कमी न रह जाए, ताकि आपकी नौकरी बने रहे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ब्रिज कोर्स को भी हथियार बना करके अपनी नौकरी को सेव करें, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी ब्रिज कोर्स बना हुआ, पहले भी ये प्रावधान बने हुए। विशिष्ट बीटीसी का प्रावधान 1993 के बाद ही बना है। 96 में देखिए आपने SSC आया, सर्व शिक्षा अभियान आया,
तो इसके बाद 2000 में भी आपने एनसीएफ देखा, 2005 में एनसीएफ का चेंज देखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो बात करता हूँ। इस तरीके से रिवाइज प्रोग्राम 1992 में बना, उसके बाद बीएड को भी प्राथमिक में लिया गया था। ये बहुत सारे आयोग बने और कमीशन बने, उन कमीशनों की क्या क्या रिपोर्ट रही, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीएड प्राथमिक में पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर आगे केस की कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात है कि हो सकता है कोर्ट का डिसीजन कब पलटी मार जाए, कि कब आप लोगों के हक में आ जाए। तो इसलिए जो है कि आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जो लोग देवेश शर्मा वाले केस की जानकारी लेना चाहते थे कि उस केस की सुनवाई मैं आपको पुनः बता देता हूं, सोमवार को है और केस का डायरी नंबर 38315/2024 अपॉन 2023। ये केस बंद कमरे में सुना जाएगा। आगे जो अगर ये खारिज होता तो आगे आपको पता है कि रिट पिटीशन का भी मामला शीघ्र ही फाइल हो जाएगा। बहुत सारी संभावना अभी इस समय तो बहुत जगहों से रिव्यू लगे हैं, तो बीएड के लिए संभावनाएं अभी बन के निकल करके आ रही हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके केस बनते जा रहे हैं, अब बनने को शुरू हो गए हैं। कि जैसे मध्य प्रदेश का बीएड बढ़ा, अब पटना का ज्वाइनिंग बीएड भी बचेगा, और उत्तर प्रदेश का 69,000 तो कल जो है कि एनसीटी गया है, एनसीटी में क्या उन्होंने किया, ये सारी अपडेट आप लोगों को अभी मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा, देख लेना। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से भी एक नया कदम उठाया गया है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।